नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के 12 प्रशिक्षण करने हैं। अक्टूबर माह में हमने 2 प्रशिक्षण कर लिए हैं। नवंबर माह में 2 प्रशिक्षण आ गए हैं, जिसमें पहला प्रशिक्षण है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, तथा दूसरा प्रशिक्षण है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। तो हम आज नवंबर माह के जो पहले प्रशिक्षण यानी कि तीसरा मॉड्यूल है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं कि इसके मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को कैसे हल करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इसकी प्रश्नोत्तरी देखते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। चौथा विकल्प इसमें सही है, साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसमें तीसरा विकल्प सही है, बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में देखते हैं क्या है। गतिविधि आवलिक रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। देर तक खड़े रहना, अपनी पसंद की गतिविधियों में खेलना और भाग लेना, शांत बैठना और विश्राम करना। इसमें दूसरा विकल्प सही है, अपने पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। अगला प्रश्न है, गतिविधि आवलिक रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है। स्वच्छता, सुरक्षा, पौष्टिक आहार, खेल, घर के भीतर, घर के बाहर, कला, खोज, ब्लॉक संगीत। इसमें तीसरा विकल्प सही है, कला, खोज, ब्लॉक संगीत। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे बच्चे होते हैं। तो वो बच्चे जिज्ञासु, तंग करने वाले, चिड़चिड़े, उबाऊ और प्रसन्न। तो इसमें पहला विकल्प सही है, वो बच्चे जिज्ञासु बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है प्रायः अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना, ये दूसरा विकल्प सही है हम लोग का इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है। 4 विकल्प दिया गया है, अक्सर विविध प्रकार के से सोचने वाला। इसमें पहला विकल्प ही सही है, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला बच्चा जो होता है उच्च श्रेणी के बुद्धि वाला होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है। स्कूल की यूनिफॉर्म, परिवार और स्कूल में पीने के पानी की सुविधा, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प है तीसरा, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अगला प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि आवलिक रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है। कोने में स्थित हो, खड़ा हो, बड़ा हो, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र होता है स्कूल, बच्चे, शिक्षक, साथी समूह। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प है बच्चे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र बच्चा ही होता है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है,
बच्चों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। तो इसमें पहला विकल्प ही सही है, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। अगला प्रश्न है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? हम सभी को पता है कि हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। तो चौथा विकल्प इसमें सही है, 5। इसमें विकल्प दिया है 7, 4, 3 और 5, लेकिन इसमें चौथा विकल्प सही है, 5। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? 4, 2, 3, 1। तो कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। तीसरा विकल्प सही है, 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामग्री एकत्र करें, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं, साप्ताहिक अनुसूची सारणी बनाएं, बच्चों को पढ़ाएं। इसमें तीसरा विकल्प सही है, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? पहला विकल्प इसमें सही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। NCF 2005 का पूर्ण रूप है, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि जानना। इसके अंतर्गत कौन सी रुचि आती है? सृजनात्मक रुचि और संभावित रुचि, पहले से मौजूद रुचि और अतीत की रुचियाँ, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब निर्धारित दिनचर्या का पालन होता है, जब बच्चे हंसते हैं, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी होता है, जब कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित होते हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? नज़र रखना, देखभाल करने वाली बनना, सहभागी पार्टनर बनना, सहायक बनना। इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प चौथा विकल्प है, सहायक बनना। अगला प्रश्न देखते हैं, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? आपस में जुड़ने वाले ब्लॉक और स्कार्फ, गुड़िया और कंघा, प्ले डो / मिट्टी और डफली, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। इसमें चौथा विकल्प सही है, मैग्नीफाइंग ग्लास और चुंबक। अगला प्रश्न है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? निजी पसंद, परिवार की पसंद, व्यवहारिक पसंद, स्कूल की पसंद। तो इसका पहला विकल्प सही है, निजी पसंद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। इसमें पहला विकल्प सही है। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? विरासत से, परिवार की परंपरा से, अभिभावक के दृष्टिकोण से, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। तो चौथा विकल्प सही है, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। तो इसमें पहला विकल्प ही सही है,
अगला प्रश्न है, पांचों इंद्रियों के नाम क्या है। तो इसमें इंद्रियों का नाम न देके इंद्रियां कौन कौन इंद्रियां क्या करती हैं ये दिया गया है विकल्प में। तो सबसे उपयुक्त विकल्प है चौथा, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। चौथा विकल्प सही है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है। जो सीखा है उसका प्रदर्शन करके, बुद्धिमान बन के, शिक्षक का ध्यान आकर्षित करके, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभव का प्रयोग करके। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है। बच्चे का बाहर खेले जाने वाले खेलों में बहुत रुचि या विशेष लगा। बच्चे का किसी चीज़ या विचार के बारे में पुराना विश्वास। बच्चे को किसी चीज़ का अतीत में हुआ अनुभव। तो तीसरा विकल्प सबसे उपयुक्त है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है। साथियों का प्रभाव, पारिवारिक पृष्ठभूमि में चौथा विकल्प सही है। जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। अगला प्रश्न, संभावित रुचि में क्या शामिल है। ऐसी रुचि जिन्हें बच्चे छिपाना चाहते हैं। किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है। शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि बन जाए। तो ये विकल्प सही है दूसरा। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। तो इसमें पहला विकल्प ही सही है। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनॉमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। चंचल या चपल बनकर, जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनके। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है। जानकार, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, गणित में निपुण, योग्य। इसमें दूसरा विकल्प सही है। अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। आगे बढ़ते हैं। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है। मिट्टी से बनी आकृतियां बनाना करके सीखना। आँख हाथ का समन्वय स्थापित करना। सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियां करना। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, करके सीखना। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं। तो इसमें पहला विकल्प ही सही है, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता पहला विकल्प। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए। इसमें तीसरा विकल्प सही है। एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। अगला प्रश्न, सीखना क्या है। किताबें पढ़ना, एक तरफा संवाद, खेलना, एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा विकल्प सही है, एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं। दृश्य, लेखन, गति संवेदी और स्पर्श। दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। तो इसमें दूसरा ही विकल्प सही है, दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। अगला प्रश्न,
बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? बच्चे शिक्षक और अभिभावक के निर्देशों का पालन करें। अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। तो दूसरा विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? चित्र, तस्वीर खींचना, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, कला के तरीके को देखना, चित्र पठन। तो दूसरा विकल्प सही है, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा में तीन प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? तो कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद, इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प है चौथा, साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें 3 तरीके हैं। तीसरा विकल्प सही है, 3। अगला प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? सीखने खेलने की सामग्री पर कहानी और कविता की रचना करना, बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। दूसरा विकल्प सही है इसमें। इस तरह हमारे सभी प्रश्न पूरे हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए और कमेंट करिए तथा मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए जो भी नोटिफिकेशन हैं आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।